अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने हमेशा अपने बड़ों को एक टेंशन में देखा है, अगर आप भूलें तो वो क्या टेंशन है, जिसकी हमेशा बड़े बुजुर्ग दुआ भी देते हैं, अपने घर की दुआ। कहते हैं कि जी भाई जैसे भी हालात हो, खाना 3 वक्त का मुयस्सर ना हो चाहे 1 वक्त का मुयस्सर हो, लेकिन अपने घर की छत के नीचे होना चाहिए। और लोग यही दुआ करते हैं, सारी उम्र यही देखा है अपने बड़ों को कि वो इसी मेहनत में जो है ना वो अपना टाइम गुजार देते हैं कि जी बस अपना घर बनाना है। क्योंकि आपको मालूम है कि किराए के घर एक तो बड़ी मुश्किल भी है। दुआ में हमेशा सबके लिए करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको जो है ना वो अपना घर ज़रूर दे, क्योंकि जब किराए के घर में रहने की एक अपनी टेंशन होती है, आपको डर होता है कि किसी भी वक्त आपका मालिक मकान आपको निकाल सकता है, या उसको खुद ज़रूरत हो सकती है उसके अपार्टमेंट की या घर की जो कि उसका है। तो आपको होता है कि भाई अपनी छोटी सी कोई खोली हो लेकिन अपनी कोई चीज़ होनी चाहिए। और साथ में हमने देखा भी है कि अक्सर लोग जब किसी किराए के घर में रह रहे होते हैं तो उनको माली मकान वालों की जानिब से काफ़ी कभी कभी तंग भी किया जाता है। फिर जब वो बेचारे घर छोड़ के जा रहे होते हैं तो उनको वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो रकम होती है ना वो कभी दी ही नहीं जाती। ये मसला भी होता है। फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऐसे किराएदार आ जाते हैं कि वो आपसे पूछे बगैर आपके घर को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और आपको बताते भी नहीं है। और अगर आप उनसे बोलें कि जी वो हमें हमारा घर चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो आप जो है वो आपको मकान खाली करना है, वो मकान भी खाली नहीं करते। बहुत सारी जगहों पे तो लोग कब्ज़ा भी करके बैठ जाते हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे जो ख़वातीन हैं वो ख़वातीन जो कि सिंगल हैं और वो अपनी कोई प्रॉपर्टी रखती हैं, या बहुत सारे जैसे बुज़ुर्ग लोग जो अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं, वो कुछ मखसूस लोगों को ना जिनमें से आपको पता है एंकर्स का तबका भी आ जाता है, वकला को, बैंकर्स को, आर्टिस्ट को, इसमें एंकर्स भी आ जाते हैं, पुलिस वालों को। डरते हैं लोग अपना अपार्टमेंट या अपना घर किराए पर देने से। तो भाई ये डर कैसे ख़त्म होगा? और अगर आप दे भी रहे हैं तो आपका पेपर वर्क कितना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी आपका बाल भी बीका ना कर सके, और आप जब चाहें यानी कि अच्छे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तो जो आपका टेनेंट हो यानी कि जो आपका किराएदार हो वो आराम से चला भी जाए और आपको तंग भी ना करे। तो आज हम अपने शो में इस हवाले से बात करेंगे और आप लोग हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और अपनी मुश्किलात से आगाह भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन सफदर साहिबा जो कि एक फैमिली लॉयर है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, खुशामदीद कहती हूँ आपको शो में। और साथ में इरफान आलम साहब जो कि स्टेट एजेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहती हूँ शो में। सबसे पहले तो इरफान आपसे मैं सवाल पूछूंगी, लोग क्या चाहते हैं जब लोग कोई घर किराए पे लेना चाहते हैं, कोई फैमिली अगर किराए पे लेना चाहे, और जो फैमिली किराए पे देना चाहती है वो क्या चाहती है कि उनके किराएदार कैसे हों? पहले तो आपने एक बड़ा टची टॉपिक चूज़ किया आज के शो में, और हमारी बुनियादी ज़िंदगी के साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। एक्चुअली देखें, जो लैंड आउट होता है उसकी पहली तरजीह होती है कि वो छोटी फैमिली को प्रेफर करता है, और सैलरीड पर्सन को जो है वो प्रेफर करता है कि एक अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब हो, लाइक बैंकिंग हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, और उसके साथ फैमिली छोटी हो, जैसे 2+2। उनकी प्रायोरिटी ये होती है ज़्यादातर, क्योंकि कराची में आपको पता है 2 चीज़ों का बड़ा इशू है। एक तो पानी की कंजप्शन जो होती है, उस पर लोगों की कोशिश होती है कि पानी का इशू हर इलाके में रहता है, तो पानी कम से कम इस्तेमाल होता है। बड़ी फैमिली होती है तो वहाँ पर उस हिसाब से पानी की कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ज़्यादातर जो है लोग कास्ट को भी मैटर करते हैं, इसमें थोड़ा सा रिलीजन एलिमेंट भी आता है। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको कितनी रेशियो होगी ऐसे लोगों की जो देखते हैं कि अच्छा जी जो रिलीजन है, या कि इसमें सिर्फ रिलीजन है या फिका भी आ जाता है इसमें? एग्जैक्टली उसके अंदर भी लोग जो है वो कैटेगराइज करते हैं इस चीज़ को कि जी इनको देना या इनको नहीं देना है। और जो प्रेफरेंस होती है वो लोगों की ज़्यादातर यही होती है कि फैमिली जो है ना वो छोटी हो और एजुकेटेड हो। ये इनकी जो है ना प्रायोरिटीज होती है जिसमें वो अपना मकान रेंट आउट कर रहे होते हैं। सही। और वो जिन लोगों ने जिनको मकान चाहिए होता है किराए पे, उन लोगों की क्या प्रेफरेंस होती है? उनकी प्रेफरेंस ये होती है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो 2 चीज़ों का बड़ा मेन फैक्टर कर रहे होते हैं। एक तो जिस सराउंड के अंदर वो उनके बच्चों की स्कूलिंग्स होती हैं वो नियरेस्ट पॉइंट सर्च कर रहे होते हैं कि पिक एंड ड्रॉप का जो है डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा ना हो, और उसके अलावा उस एरिया के अंदर जो है वो उनको यूटिलिटीज़ और वो जो मार्केट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हो,
कि ज़्यादातर जो मर्द हज़रात हैं वो सुबह चले जाते हैं, पीछे जो है वो मिसेस को या फैमिली को ग्रोसरी वगैरह करनी होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो उस चीज़ को बड़ा कंसिडर कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो देखते हैं। लाइक अगर बेंगलोर्स हैं तो वो स्ट्रीट्स के ऊपर होते हैं, अपार्टमेंट्स के जो है वो गेटेड कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर आजकल बहुत सारे पिछले 15-20 सालों में अच्छे अपार्टमेंट्स बने हैं, तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं होती हैं, सिक्योरिटी भी बहुत आपकी मेंटेन होती है और अंदर एक सिस्टम होता है आने और जाने का। तो अब लोग ज़्यादातर अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर को, क्योंकि अक्सर होता है ना कि लाइट भी चली जाए तो अपार्टमेंट में जो है वो स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं, तो उनको होता है कि हमारी खवातीन क्या जाके जनरेटर चलाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब घर कोई लेने जा रहे होते हैं और या फिर अपना घर किराए पे देने जा रहे होते हैं, ये किराए के वाले से बात कर रही हूँ मैं, उसमें क्या क्या पेपर्स का देखना ज़रूरी होता है? अगर मैं लीगली तौर पे देखूँ ताकि मुझे कोई मसला ना हो। अगर हम देखें घर अगर ख़रीदना है तो जाहिर सी बात है हमें लीगल इश्यूज उसमें देखने होते हैं, क्या आया वो घर जो है बाकायदा जो है उसका कोई इलीगल उसमें कार्रवाई ना हुई हो इससे पहले, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल, आपको पता है कि फॉर्जरी भी होती है इसमें, जिसमें स्टेट एजेंट का ही बड़ा हाथ होता है, धोखाधड़ी करते हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम है कि नहीं है, किसी और के नाम ना हो, तो ये कंफर्म करना होता है पहले कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप लोग जैसे कोई आपसे कहता है कि जी हमने अपना घर किराए पे देना है, तो आप उन लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों का अपना घर है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो किराएदार होते हैं वो अपनी जगह को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए और फिर आगे कहीं दे देते हैं। एग्जैक्टली देखिए, जब टेनेंसी एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है ना तो उसमें क्लॉज लिखी होती है कि आप उसको आगे सबलेट नहीं करेंगे। कोई भी टेनेंट जो होता है वो अपनी कैपेसिटी में एज ए टेनेंट रह सकता है, वो उसको आगे मजीद फर्दर जो है किसी को रेंट आउट नहीं कर सकता, जैसे सबलेट करना कहते हैं। नॉर्मली जो रेजिडेंशियल पर्पस के ऊपर जो चीज़ें रेंट आउट हो रही होती हैं उसमें जनरली अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है, लोग जानते हैं पर्सन टू पर्सन कि हाँ ये इनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है या इनकी बाई की भी प्रॉपर्टी है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बाइंग और सेल भी एक अपने चंद लिमिटेड सर्कल में कर रहे होते हैं जो उनके एतमाद के लोग होते हैं, और रेंट आउट भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। डरते भी है ना कि वो कब्जा ना हो जाए। हाँ, तो वो उनके मखसूस जो है ना अपने एक लिमिटेड जो है वो काबिल भरोसा रियल्टर्स होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है कि हाँ ये ऑनर है और वो उसको रेंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, लाइक किसी बैंक को रेंट आउट कर रहे हैं कमर्शियलिज्म के अंदर या किसी ब्रांड्स को कर रहे हैं, तो उसमें वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप को मेक श्योर करते हैं उनका लॉ ब्रांच। मैं चाहती हूँ जी शकील बेग साहब जो कि हेड ऑफ कंज्यूमर डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो जो भी हमारी जरा गुफ्तगू का पार्ट बन जाए। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। शकील साहब प्लीज़ विराजमान हो जाइए। अच्छा, मैं मतलब इरफान में बड़ा मज़े का एक रिलेशनशिप है, जैसे वही नहीं कि जिससे रिश्ता कराना हो ना तो वो कहते हैं कि ठीक है जी ये अच्छे भर हैं तो फिर आप छानबीन इनकी खुद कर लें। ख़वातीन तो ये कहती है जो रिश्ता करा रहे थे कि भाई ठीक है ये आपके रिश्ता हमने ढूंढा है, ये अच्छी फैमिली है, अब आप छानबीन करना आपका है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। क्या आप लोग भी यही कहते हैं कि भाई ये जो ठीक है ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी तो हमने आपको ढूंढ के दे दी है, अपार्टमेंट आपको ढूंढ के दे दिया है, अब इसकी छानबीन की जिम्मेदारी आपकी है? क्या आप लोग भी ऐसे कहते हैं? देखिए, जब कोई टेनेंट अपने लिए मकान ढूंढ रहा होता है ना तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना पहले रियल एस्टेट एजेंट को बता देता है और उसको पहले जो है मेक श्योर वो कर लेता है एस्टेट एजेंट की जी आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आपका मैक्सिमम बजट कितना है। लाइक अगर किसी का बजट 50,000 है तो उसको 80,000 या 1 लाख की प्रॉपर्टी जो है ना वो दिखाना फजूल है। उसके अपने ही बजट के अंदर रह के जो है वो रियल एस्टेट एजेंट उसको चीजें सर्च करके बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जो एस्टेट एजेंट होते हैं ना आप बताएं कि जी मेरा 80 का बजट है तो वो आपको 1 लाख से ऊपर दिखा रहे होते हैं। यूजलेस होता है ना। एक एस्टेट एजेंट की बहुत जिम्मेदारी होती है। ये जो कह रही है ना आपसे रिश्ता कराने वाले, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है कि हमने आप दोनों को मिला दिया, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी होती है। एस्टेट एजेंट एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है ना, अगर ये हम SBCA से रजिस्टर्ड ना कराएं तो इसके ऊपर एक कार्रवाई हो सकती है, इनके दफातर सील हो सकते हैं और भी कानूनी कार्रवाई हैं जो इनके खिलाफ ली जा सकती हैं अगर इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ या वेरिफिकेशन के साथ दोनों पार्टीज को नहीं मिलाया। अभी आपको नहीं कह रही वैसे बात नहीं, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ। दूसरी बात है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अक्सर लोग ऐसा होता है
कि किराए पे देते हैं मकान, ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने पूरे के पूरे साल का जो एडवांस देते हैं हमें, बिल्कुल। वो साल का एडवांस ले लेते हैं। उसके बाद पता चलता है जी उनको एक नोटिस आता है, वो कहते हैं जी कि इस प्रॉपर्टी के ओनर तो हम हैं, तो आप हमारी इजाजत के बगैर इस घर में क्यों रह रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमारा तो एग्रीमेंट हुआ है मालिक मकान वालों के साथ, जो हमारा टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ, हमने साइन किया, हम रह रहे हैं। वो कहते हैं वो तो मालिक मकान ही नहीं है। अब यहाँ पे फिर लोग किस किस को पकड़ने जाएं? कसूर है ना यहाँ पर जिसने आपको मिलवाया है, आपका तो देखिए बिल्कुल कसूर नहीं है। क्योंकि आपने एक स्टेट एजेंट के थ्रू उस प्रॉपर्टी को लिया, लेकिन आप एक लीगल राइट रखते हैं। आप रेंट कंट्रोलर के पास जाके एक एप्लीकेशन मूव करते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट सबसे मेन चीज जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ हुआ है, किस तरह हुआ है, गवाह कौन है। तो बाकायदा रेंट कंट्रोलर के पास देखिए, सिंध रेंटेड प्रेमिसेस जो ऑर्डिनेंस 79 का जो बना था ना, वो इसी बेस पे बना था कि लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग रेंट पे घर लेते हैं, जो रेंट पे घर देते हैं, उनको पता ही नहीं। जिस आपने स्टार्टिंग में एक बात की थी ना कि लोग पुलिस वालों से और वकीला बरादरी से डरते हैं क्योंकि हम अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने इनको प्रॉपर्टी दी तो जो है ये अपने राइट्स को जानते हैं, ये अप्रोच कर सकते हैं कि इन्हें किस अथॉरिटी में जाना है, कहाँ इनको अप्लाई करना है अपने राइट्स के लिए। तो लिहाजा जो है बात ये हो रही थी कि आप कह रही हैं कि टेनेंट जिससे लिया है तो वो है, तो वो जिसके साथ सेल एग्रीमेंट या टेनेंसी एग्रीमेंट किया है वो ऑनर ही नहीं है। तो बहुत हद तक हाथ होता है एजेंसी वाले का, बहुत हद तक हमारी नेग्लिजेंसी होती है कि हमने इस तरह कैसे किसी से कभी कभी बेचारे जिनको घर पे किराए पे चाहिए होता है नहीं होती, वो तो कहते हैं भाई हमें मिल जाए कोई अच्छी जगह उनकी पसंद के मुताबिक। वो कहते हैं भाई इतनी अच्छी बातें मिल गया, बस अब आगे क्या, अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे कि पूछगछ में तो हम ये अपार्टमेंट हमारे हाथ से न निकल जाए। अच्छा ये मुझे बताएं, ये किस असूल के तहत ये एग्रीमेंट में एक बात ऐड होती है कि हर साल जो है ये 10 या 11% जो किराया ये बढ़ा दिया जाए? ये जरा सर मुझे दोनों जो है ना, दोनों पार्टीज जो होती है ना, अगर वो एग्रीमेंट में एग्री करती हैं तो फिर तो कोई हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन सर ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट कि जी हर साल जो है वो 10% आपने किराया बढ़ा देना है 11%? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बड़ा मशकूर हूँ मैं आपका कि खासकर इस वक्त बहुत ही हॉट इशू है किराएदार का और मालिक मकान का। और ये ऐसा झगड़ा है जो एक होती है ना, दो शादियां कर लेते हैं तो फिर वो उनके दरमियान होता है, उस तरह झगड़ा हो रहा होता है। और खुदा न खासा अगर मालिक मकान ऊपर है, किराएदार नीचे या किराएदार ऊपर, दोनों का, तो फिर तो समझे कि बहुत ही ज़्यादा। देखें सबसे बड़ी बात यह है कि जब एग्रीमेंट हो रहा होता है, आप बिलीव करें कि किराएदार को नहीं पता कि एग्रीमेंट क्या बना है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। दूसरा, जो लैंडलॉर्ड है, मालिक मकान है, उसे नहीं पता। किसको पता है? स्टेट एजेंट को पता है। अच्छा, स्टेट एजेंट को यूं पता है कि उसको पता होता है कि यार इसको जितनी जल्दी मैं खाली कराऊंगा तो नया किराएदार मैं लेकर आऊंगा, नया किराएदार लेकर आऊंगा तो मैं उसमें से मुझे दोबारा से कमीशन मिलेगा। उस चक्कर में उस किराएदार की जो दुर्गत बनती है, आप बिलीव नहीं कर सकते। वैसे तो कंज्यूमर बॉडी बेइंतहा केसेस हमारे पास आते हैं, और अब हमने क्योंकि ये सर्विसेज का इश्यूज होता है, लोग डरते हैं, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में इनको लेके जाते हैं कि भाई सर्विसेज के चक्कर में आप वहां जाएं ताकि आपको इसका इंसाफ मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों को नहीं मालूम, ना मालिक मकान को पता, ना किराएदार को पता कि एग्रीमेंट में लिखा क्या गया। पता चलता है कि उसने चाबी स्टेट एजेंट को दे दी, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि नहीं जी बहुत अच्छा इंसान है, इसी ने देना है, यही करना है। अच्छा देखो 11 महीने बाद वो इतना पोर्ट्रेट करता है मालिक मकान को, देखो मैं तुम्हारा मकान इसलिए खाली करा रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो तुम्हारे मकान पर कब्जा कर ले। यार एक शख्स को रहते 11 महीने, 1 साल का नहीं होता एग्रीमेंट, 11 महीने का होता है। पॉलिसी होती है कि 12वां महीना नहीं लगना चाहिए उसको। ये 12वां महीना क्यों नहीं लगना चाहिए? कमीशन है ना, मैंने अर्ज किया ना कि वो एक स्ट्रेटेजी बना ली है हमारे यहाँ बेसिकली स्टेट में। अभी पिछले दिनों मेरी बल्कि स्टेट के जो प्रेसिडेंट है इनकी बनी एसोसिएशन, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि यार एक इशू पे हम उनके साथ बैठे थे, तो कहने लगे यार ये हमने खुद साख्ता बनाई है, इसमें आप चाहें तो 5 साल का एग्रीमेंट कर लें, 3 साल का कर लें। दूसरी जो ये तय हो गया जी, जो रेजिडेंशियल है वो 10% पे जाएगा, जो कमर्शियल है वो 5% पे जाएगा। ये भी अपने ताई है, अगर आप चाहें तो 1% भी ना बढ़ाए, डिपेंड है दोनों के ऊपर। लेकिन आप यकीन करें इस वक्त एक तो किराए बहुत ऊपर जा चुके हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। हालांकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर गई हैं, किराए के प्राइसेस बढ़ गए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये आपस में क्यों नहीं रिलेट करते। नहीं, दूसरा एक अभी मैं सुन रहा था, कोई अथॉरिटी है कोई जो इसके ऊपर देख रही है, एसबीसीए का जिक्र किया गया। एसबीसीए पहले तो अपने काम को सही कर ले, तो फिर उसके बाद जाए कि स्टेट एजेंट को या किसी को जाके पकड़े। क्योंकि बात यह है कि एसबीसीए की अपनी जो अथॉरिटी है उसके अंदर जितने वायलेशंस हो रही हैं वो उसको कंट्रोल करे। अब यहाँ मसला ये आता है कि क्या
हमारे यहाँ ये माशरा इतना अच्छा हो चुका है कि जिसमें हम ये बता सकें कि जनाब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एग्रीमेंट बन रहा है। अब होता क्या, आप यकीन करें, सिर्फ नाम बदलना होता है, वो कंप्यूटर वाले के पास सब कुछ लिखा हुआ होता है। हाँ, अच्छा, किराएदार से एक जुल्म देखें, मैं जुल्म बताता हूँ आपको। मालिक मकान से तो कहा ही नहीं जाता कि तुम कमीशन दो, तुम क्यों दे रहे हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, किराएदार मैं लाऊंगा ना। ये स्टेट एजेंट करता है ये सारे काम। हालांकि एजेंट का जो नाम लग जाता है वो पूरी एजेंटी, यानी कि वो समझ लें कि अपनी, मैं अल्फाज नहीं अदा कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज्यादती किराएदार के साथ होती है, मालिक मकान के साथ भी कभी कभी ऐसा किराएदार मिल जाता है। क्योंकि भाई आपको पता ना कि एक महीने का पूरा किराया जो है वो आपका कमीशन जाता है। हाँ। अच्छा, मालिक मकान को रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, उसको यह होता है कि चले थोड़ा बहुत आप दे दीजिएगा। अच्छा, फिर दूसरा ये कि रेनोवेट करनी है, आप फिर करना, पहले रेनोवेट कर किराएदार को मकान दिया जाता था। मेरे ख्याल से मैडम आप भी इससे, आप आज देखें किराएदार बेचारा घर के सारे काम करवाता है। बिजली का बिल, पहले पानी का बिल जो होता था मालिक मकान देता था, आज पानी का बिल भी वही देगा, देना है दो, नहीं तो निकलो बाहर, दूसरा आ रहा है। यहाँ इतना टेंशन, आप वो बेचारा जो कमाई करता है या जो पैसे कमाता है, जो उसकी तनख्वाह होती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसके एक ही चल रहा होता है कि 5 तारीख आ रही है, मैंने रेंट देना। और अगर रेंट नहीं मिला, मालिक मकान तो बाद में आकर उसको टॉर्चर करेगा। पहले स्टेट एजेंट टॉर्चर करता है कि ये तुमने किराया क्यों नहीं दिया। और अब ये सारी चीजें मैं समझता हूँ इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के काम करने चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए कि ताकि दोनों को प्रोटेक्शन हो। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ किराएदार को, मालिक मकान को प्रोटेक्शन होना चाहिए। लॉ है वैसे प्रोटेक्शन कैसे दोनों को? बिल्कुल, ये ऑर्डिनेंस जो मैंने आपको बताया है, ये मुतारिफ इसलिए कराया गया था क्योंकि इससे पहले जो पावर थे वो ज्यादातर ऑनर के पास थे ना, कि एक ऑनर जब दिल चाहे घर खाली करवा सकता था, जब दिल चाहे पानी बिजली कुछ भी बंद कर सकता था, परेशान कर सकता था एक किराएदार को। तो जब ये ऑर्डिनेंस आया तो फिर दोनों को मुतवाजन रखा गया कि किराएदार की क्या राइट्स होने चाहिए और मालिक मकान की क्या राइट्स होने चाहिए। तो जब बात आती है रेंट की, जो आपने बोला कि रेंट इतने हाई क्यों चल रहा है, तो ये एक फेयर रेंट के लिए भी एप्लीकेशन मूव की जाती है रेंट कंट्रोलर के पास कि आया ये जो हमसे किराया तलब कर रहे हैं ये मुनासिब है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है तलत, काफी देर से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम तलत। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज किया है। तो मुझे ये कहना है बेटा कि जैसे हम गरीब लोग हैं, बेवा हैं, हमने किराया जो लिया है वो 15,000 फर्ज कर लीजिए लिया है। अब वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 11 महीने भी पूरे नहीं होते और डिमांड करना शुरू कर देते हैं, इतने % आप बढ़ाएंगे। अब आप सोचिए कि हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक घर लेते हैं और वो फिर 3-4 साल में इतना ज्यादा हो जाता है जबकि घर उस हालत का नहीं होता। तो बताइए हम क्या करें? बिल्कुल बात सही है। तो इस तरह से कोई उसूल बनाने चाहिए कि कम से कम 3 या 4 या 2 साल का तो गैप चले ना बढ़ाने के लिए बेटा। हाँ, ये बात कानूनी तौर पे देखें 3 साल का टाइम है एग्रीमेंट। अगर आप किराया बढ़ाएंगे, ये क्लॉज आप लोग क्यों ऐड करते हैं इसमें एग्रीमेंट में? अच्छा, ये पता है ना क्योंकि लोगों को चाहिए होता है घर, तो लोग तो कहते हैं भाई जैसे भी औने पौने करके हमें अच्छा घर मिल रहा है बस ले लो, फिर वो उस वक्त हर शर्त मानने को तैयार होते हैं। बिल्कुल, जैसे भी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है चेक करना। ये एग्रीमेंट में 11 महीने बाद ये वैसे क्या, मुझे बताएं, ये आप लोग नहीं इस पे बात करते? अच्छा, पहले ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद इस पे डिस्कस करते हैं। आप लोग कहीं बजाएगा, ये मुझे भी नहीं पता था कि 3 साल का टाइम। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा शो है ये टेनेंसी के मामलात के हवाले से है, यानी कि किराएदार और मालिक मकान के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें होती हैं, मामलात अगर ख़राब होते हैं और क्या क्या लीगल राइट्स हैं हमें तो पता ही नहीं है। अब ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी खातून, तो उनकी गुफ्तगू के बाद जो यहाँ से जवाब आया, फिर पता चला कि ये जो हर 11 महीने के बाद होता है ना कि आपने 10% किराया बढ़ा देना है, वो कानून में नहीं है। कानून में है कि आपने 3 साल बाद करना है। 3 साल के। तो मुझे ये बताएं कि फान भाई, मतलब ये हमें नहीं पता होता ये, और ये आप लोग नहीं बताते कि भाई मतलब कुछ ज्यादा लंबे का आप टाइम दें, या फिर आप लोग इस मामले में कुछ नहीं कहते? देखिए, इसमें 3 साल वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको जो है ज्यादातर लोग समटाइम ऐसा होता है कि कोई टेनेंट 3 साल प्रोलॉन्ग करता ही नहीं है। हाँ, मैंने तो सुना ही है क्योंकि कभी देखा ही नहीं है कैसा तो उसमें क्या होता है कि फिर लैंडलॉर्ड की कोशिश होती है कि 3 साल के अंदर जो मार्जिन आपको गवर्नमेंट दे रही है, लाइक 10% दे रही है,
तो उसको ब्रेक कर देते हैं वो हर साल के ऊपर। यानी 11 महीने के बाद जब आपका 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कैसे 11 महीने आए कासिम, मुझे ये बताएं। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि आपको अर्ली एनहेंसमेंट पे जाना होता है। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो एग्रीमेंट्स होते हैं 11 महीने के बाद वो 7% या 6% या 8% जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है उसके मुताबिक वो फिर एनहेंस होता है। जिस तरह से आप किसी भी जगह पे जॉब कर रही हैं तो आपकी जो सालाना रिपोर्ट की बुनियाद पे आपकी जो एक तरक्की लगती है ना, जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं, अच्छा उसी नहीं लगी, देखिए नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी इंक्रीमेंट। उसी तरीके से किराए के अंदर। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये भी समझने की जरूरत है। ये वैसे वाहिद एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपकी तरक्की होनी कि अगर आपने किसी घर किराए पे देना तो आपके तो पैसे बढ़ने ही अच्छा, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका टेनेंट बहुत अच्छा है, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको रेंट पे प्रॉब्लम नहीं कर रहा, उसके साथ आपकी यूटिलिटी की कंजप्शन पे कोई इश्यूज नहीं आ रही, आपका कोई फैमिली क्लैश नहीं है, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, उनके एंड से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, लाइक वन फैमिली यूनिट आप रह रहे हैं, तो उसमें लोग 5-5 साल तक रेंट नहीं बढ़ाते। ये भी है। ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड जो है वो एक ही शख्सियत, एक ही तरबियत का और एक ही मिजाज का वो कोई प्रैक्टिस होती है। कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी, जैसे अब मैं आपको बात करता हूँ सेटल एरियाज में जहाँ प्रॉपर्टियाँ बहुत महंगी हैं, मतलब 500 गज का घर अगर 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए का घर है, वो एक फ्लोर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए का रेंट पे दे रहा है। अगर उसकी वैल्यूएशन को अगर आप लेके देखें तो टेनेंसी उसका 0.33 भी नहीं बनता। उसको अगर आप अगेंस्ट लेकिन वो उसको कौन सा ओन कर लेता है, वो तो घर में सिर्फ रह ही रहा है, उसको तो कभी भी मालिक मकान घर से निकाल मैं आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की ROI की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, जब आप किसी चीज को एज अ फाइनेंशियली लेके चल रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको तो अगर आप ये 500 गज की जो बात करें, आप डिफेंस वाले के एरिया की बात भी करें, तो जो एक पोर्शन का जो आता है वो मेरे ख्याल से 1.5 से 2, इससे ज्यादा नहीं, वो 2.5 बार उसमें नहीं है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इस वजह से होती है कि हर साल आपकी जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर्स में जो आपकी डेप्रिसिएशन आती है, जो महंगाई आती है, वो उससे डिपेंड करती है। ज्यादातर लोग रेंट के ऊपर महंगाई भी सिंगल डिजिट होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि किराए कम नहीं होते। क्यों वैसे? नहीं, मैं वैसे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि हम ये कैसे कहते हैं कि जनाब लोगों की सैलरीज बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट होते हैं, उसके साथ हम रेंट को जोड़ देते हैं। आई थिंक ये ज्यादती है। रीज़न ये है कि आप एक शख्स होता है, वो जॉब कर रहा होता है, वो अपनी मेहनत रात दिन उसमें मल्टीपल कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसकी तनख्वाह में या उसके कारोबार में कहीं इजाफा होता है। आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने रख दी ना, उसको पेंट करा के आप देते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट करने के बाद भी आप उसको रेनोवेट करके नहीं देते। जैसे पहले ये होता था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पानी का बिल तक जो है ना मालिक मकान देता था या पानी अरेंज करके देता। आजकल कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। जगह दे दी, उसके बाद आप सोचते हैं कि ना मैंने उसने सिंगल पेनी खर्च नहीं करना और पैसे जो है मुझे पूरे मिलने चाहिए 11 महीने बाद। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ये बात है, लॉ में है कि 3 साल के तक का एग्रीमेंट होना है, चाहे वो किराएदार उसको 11 महीने में छोड़े या 2 साल में छोड़े, 1 महीने पहले उसको इन्फॉर्म करना है, 1 महीने पहले मालिक मकान को खाली कराना है। तो एग्रीमेंट की जो लीगल है वो 3 साल की है, वो स्टेट एजेंट को चाहिए, जो भी स्टेट एजेंट जब भी किसी को दे रहे 3 साल का एग्रीमेंट लाजमी तौर पे करवाए। और 3 साल के बाद अगर लैंडलॉर्ड जो भी है वो अगर खाली करवा रहा है, उसके बाद 3 साल के एग्रीमेंट में अगर आप वो जाना भी चाहे, जो टेनेंट है वो किराएदार जाना भी चाहे तो बताते। अब जैसे खातून की कॉल आई थी, वो कहते हैं कि जी वो मालिक मकान कहते जी पैसे बढ़ाएं, अब वो नहीं बढ़ा सकते, फिर अक्सर कहते जी अगर आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे हम नए किराएदार ले आएंगे। और नहीं यही, और आपको एक चीज मैं बताऊं, सबसे बड़ी मैं अर्ज यही तो मैंने स्टार्ट में भी आपसे ये कहा ना कि सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त ये हो रहा है कि जो स्टेट एजेंट है उनके पास अगर कोई सेल की चीज नहीं आ रही तो वो सोचते हैं कि चलो जी किराए पे ही लगे रहो, क्योंकि ये एक अच्छा वो है, प्रॉफिट है। अब उसमें बाय दफा दोनों से हो रहा था, वरना एक का तो किराया आता ही आता है ना जिस किराएदार से। आप मुझे बताएं, अगर मिडिल क्लास का शख्स है, अगर वो किराए पे जगह ले रहा है और वहां रेंट उसने देना है कुछ 35-40 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का रेंट उसने देना है। अब आपने एक किराया तो उसका 50 हजार रुपए वो ले लिया, फिर 50 हजार रुपए फिर उसने डिपॉजिट भी दिया, फिर उसके बाद 11 महीने की तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है कि जनाब 11 महीने बाद ये मुझसे खाली कराएंगे, खाली नहीं भी कराएंगे तो 10% मुझसे बढ़ाएंगे। तो क्या उस एग्रीमेंट के तहत उसके लैंड जहां वो जॉब करता है, क्या उसके साथ ये तय होगा कि तुम भी इसकी 10% सैलरी बढ़ाओगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ही नहीं। और दूसरा, वैसे भी सही बात है कि महंगाई का रेशो इस टाइम नीचे आ रहा है, तो क्या किराए कम हुए? नहीं कम हुए।
तो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है किराएदार को। मेरे और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना स्टेट को भी इन्वॉल्व होना, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कि एक सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये एक वाकई ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गेन है एक पार्टी का और नुकसान है दूसरी पार्टी का। हमारे साथ यहाँ पर एक हमारा केस भी मौजूद है। वजीहा, अस्सलाम वालेकुम। वजीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, माइक चल रहा है वजीहा? जी जी, हाँ जी, आप बताएं वजीहा। जी मैं रेंट पे रहती हूँ और माशाल्लाह मेरी शादी को 12 साल हो गए और इन 12 साल में तकरीबन हम कोई 8 दफ़ा जो है वो शिफ्टिंग कर चुके हैं। 8 दफ़ा? जी। अब शिफ्टिंग करना आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो वो शिफ्टिंग करने के इतने पैसे लेते हैं, फिर जो फर्नीचर वगैरह होता है वो भी कितना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। मसला ये कि जो हमारे जो मालिक मकान है वो ना अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो इतना तंग करती हैं कि बच्चों को लेकर। अब बच्चे छोटे, पहले तो वो ये पूछती हैं फैमिली कितनी है, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, अब बच्चे हैं। बच्चे मतलब चल रहे हैं तो मसला है उनको। आपके बच्चे कितने छोटे हैं? मेरे मतलब एक 5 इयर्स का है, एक 8 इयर्स का है। तो अब बच्चे खेलते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो मुस्तकिल बच्चों को डांटती रहेंगी। अब बच्चे भी ज़रा वो होता है चलो नहीं, थोड़ी देर में हम परेशान हो रहे हैं, चल क्यों रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं, आप इतना पानी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारी फैमिली छोटी है, इतना नहीं होता। अब मेरे हस्बैंड की अक्सर नाइट शिफ्ट हो जाती है तो वो 2 बजे तक अक्सर आते हैं, तो उस पे वो इतना हमारे बीच इतनी बहस होती है कि रात में क्यों आ रहे हैं, इतने बजे तक गेट बंद हो जाना चाहिए, 12 बजे के बाद कोई आए ना घर में। हाँ। इतनी दावतें क्यों हो रही हैं आपके घर में? 12 बजे के बाद कोई घर में ना है? नहीं, 12 बजे के मतलब इतनी लेट क्यों आ रहे हैं आपके, मतलब इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हैं? पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत नाइट शिफ्ट्स लगती हैं। अब अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आता। अब पानी का बिल वो अलग, मोटर का बिल अलग लेती हैं, बिजली का बिल अलग लेती हैं, मोटर का अलग लेती हैं। तो ये सारे रीज़न की वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं ना कि शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और अभी जो मेरी मालिक मकान है वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, मेरे हस्बैंड से बात करती हैं। जो भी डिस्कस करना होगा ना, बल्कि ऐसे करते हैं जैसे कंप्लेन लगा रही हूँ उनसे ना कि ऐसे आप मोटर का बिल मांगा, मैंने कहा आप बिजली का बिल हम दे रहे हैं, मोटर के बिल के कहाँ से पैसे होते हैं, और मोटर के बिल के अलग पैसे लेती है। मोटर में बिजली खींचती है कि मोटर का देखें आपके उसमें मीटर में अलग चल रहा है, 15 डेज उसमें चल रहा है, 15 डेज उसमें चल रहा है, उसके अलग पैसे लेती हैं। आप कुछ बोल दो तो वो मेरे मियाँ से कंप्लेन करती हैं कि आपकी वाइफ ऐसे बात कर रही है। वो उनको डराती ना कि अपनी बेगम को ठीक करे वरना घर से निकाल दूंगी। हाँ, तो यही और क्या इसका मकसद हो सकता है? हाँ, इस तरह बच्चों पे दावत में नहीं, वो कहते क्या करें, अब रहना है, क्या कर सकते हैं। वो आपको समझाते होंगे कि तुम चुप करके रहो। जी बिल्कुल, वरना फिर हम मैं अपने जॉब करूं या फिर जाके वो घर ढूंढूं। ये मसले तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमें हो जाती है कि इन सारी रीजंस की वजह से शिफ्टिंग करनी, फिर शिफ्ट करो, उस तरह बनती नहीं है माली मकान। अच्छा, ये कहाँ ठीक है, आपके मालिक मकान नीचे रहते हैं ऊपर रहते हैं? नीचे रहते हैं। अच्छा, वो नीचे रहते हैं। जब एक रेंट एग्रीमेंट हो गया तो मालिक मकान बेजा दखल अंदाजी नहीं कर सकता उस प्रेमिसेस में जो उसने रेंट आउट किया। लेकिन वो तो अक्सर कहते हैं कि हमारा तो फर्ज है, कौन आया था घर में, आज क्या पका है, अच्छा चलो एक प्लेट हमारे यहाँ भी भिजवा। लोग बता मैं जब आया था तो मुझे तो नहीं पता था ये इधर है ना, मैंने ये बताया था कि जहाँ मालिक मकान नीचे होगा या ऊपर होगा, समझो किराएदार की जिंदगी अजीरन होगी। तो ये आपके सामने केस आ गया। आप यकीन करें ये इस तरह के केस एक नहीं है, बेतहा केसेस है। और ये सिर्फ कराची में नहीं है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी यही हालात है जहाँ पता चल जाए। बल्कि अब किराएदार कोशिश करता है कि मैं जो जगह लूँ वहाँ मालिक मकान मेरे करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मालिक मकान मुझे तंग करता है। अब आप देखें जितना वो सॉफ्ट। अच्छा, ये वैसे एक टिप भी लिख लें कि अगर आप कोई जगह किराए पे लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मालिक मकान जो है ना आपको वैसे चले 11 महीने बाद, साल बाद नजर आए, और या कभी काम हो तो एटलीस्ट आपका फोन उठा ले, ठीक है? लेकिन हर वक्त नजर नहीं आना चाहिए। मुझे ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा और बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ केस स्टडीज और मौजूद हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। किराएदार को भी मसला है और मालिक मकान को भी मसला है, लेकिन मालिक मकान जो है ना वो किराएदारों के लिए कभी कभी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक मुश्किल किराएदार बहुत बढ़ाते हैं वो तब जब आपने एक एग्रीमेंट किया होता है और आप कहते हैं जी इस टाइम तक हम आपके पास रहेंगे, और उसके बाद वो आपकी जगह खाली नहीं करते। और कुछ जगहों पे तो हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे जो फिर ख़वातीन हैं
वो जाके, ये हमने कुछ ऐसी देखी है प्रॉब्लम कि वो जाके कहती है कि हमें फिर तंग करने की कोशिश की, उसके बाद फिर वो स्टे भी ले लेते हैं। लोग इससे डरते भी हैं कि अकेली खातून को तो हमने किराए पे घर नहीं देना। कुछ रीज़न ये भी होती है कि लोग खवातीन को किराए पे अकेले घर नहीं देते। अच्छा, उसके साथ फिर क्या होता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप किराए के घर के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, यानी कि आपने किराए का घर लिया बड़ा। मैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को भी देखती हूँ, वो अच्छा बड़े घर लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी अब हम ये जो जगह ये शूट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें इतना पैसे आ जाएगा कि हमारे घर का किराया भी निकल जाएगा और हमारा किचन भी बड़े आराम से चल जाएगा। अब ये भी इस तरह की चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोग अक्सर एक्टर्स बिरादरी को भी घर देने से रहते हैं, क्योंकि 90% और लेकिन हमारी अगर देखा जाए तो जो हमारी आर्टिस्ट बिरादरी है, जिसमें हमारे एंकर्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे एक्टर्स भी आ जाते हैं, वो रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रह रहे होते हैं। आज हमारे साथ किरण भी मौजूद है। किरण लेकिन बड़ी कंफर्टेबल है माशाल्लाह, माशाल्लाह से। आशीष इज बीन वेरी लकी कि। और किरण, आप कितने अरसे से रेंट प्रॉपर्टी पे हैं? मैं समझे मुझे 12 साल में एक जगह पे थी, एक ही बाउंड्री में। फिर मैं अभी 2 साल से उसी बाउंड्री में दूसरा घर लिया। पहले मैं पोर्शन में थी और हाफ पोर्शन मेरे पास था और हाफ पोर्शन लैंडलॉर्ड के पास ही था, और अभी पूरा फुल पोर्शन है मेरे पास। लेकिन वही मसलों वाली जो बात आप कह रही थी और ये शूट वाली और ये वाली, एक दफ़ा मुझे याद है निदा अपना मॉर्निंग शो के लिए ना आई और वो पूरी टीम के साथ आ गई, तो वो जी गार्ड्स आ गए और उन्होंने कैमरा शैमरा जब्त कर लिया कि यहाँ तो शूट हो नहीं सकता, हमें इतना पता नहीं था। तो वो कहने लगी कि आप इजाज़त ले लें और आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है तो फिर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज लोग छुप के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट एज अ किराएदार और लैंडलॉर्ड की अगर मैं उसकी बात करूँ, था ना कि एक दिन का शो था कि एक शो नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं, इजाज़त ही नहीं मिली थी वो तो मुझे जो मैं 12 साल रही हूँ लैंडलॉर्ड के साथ ही, मुझे एज सच तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत टीदिंग इश्यूज होते हैं। शुरू में जैसे बिजली का था तो मीटर एक ही था तो हम लोग डिवाइड करते थे बिजली का बिल। उनके 2-3 बच्चे थे, मैं इकलौती, या कभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गए, तो हम लोग डिवाइड करते थे, जिम्मेदारी उनकी थी, वो भरती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा शायद भरा नहीं होगा क्या, बिजली चली गई कोई 2 घंटे 3 घंटे, मैं कह रही हूँ अभी तक आ नहीं रही है। फिर मैंने बिल्डिंग वालों से पूछा, उन्होंने कहा हम सब के पास तो बिजली है। मैंने कहा सिर्फ हमारे फ्लैट में नहीं है। पता चला जी वो बिजली वाले आए थे, तार काट के चले गए, बिजली का बिल नहीं भरा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2 दफ़ा ऐसा हुआ, तीसरी बार मैंने कहा आप बिजली का बिल मुझे दिया करें, मैं भर दिया करूंगी और एडजस्ट कर लूंगी जो भी रेंट में होगा। इसी तरह से वो पानी का होता था। कितना ट्रिकी हो जाता होगा, क्योंकि इसमें उनको होता था कि हम भी जितना मर्जी एसी इस्तेमाल करें भी, क्योंकि आप अपनी यूजेज का तो सिर्फ नहीं दे रहे ना, क्या पता आप अगर एक हैं आप एसी, मैंने काफी उनको बोला कि वो सब मीटर लगा दें, लेकिन फिर वो कुछ तार का इशू था या क्या था, वो हुआ नहीं। फिर वो उनके पास भी एक ही एसी था, हमारे पास भी एक ही एसी था। बाद में उन्होंने कोई 2 एसी वो रात भर वो चलाती थी। फिर जब बिजली का बिल ज्यादा है, मैंने कहा देख मैं इतना % दूंगी, मेरे ये यूनिट्स बनते और इससे ज्यादा नहीं दूंगी। पानी का भी इसी तरह से मसला हुआ था कि जी जो टंकी थी पानी नहीं आया लाइन से, वो टैंकर ही नहीं डलवाते थे ऊपर, जो जैसे वो ड्रम्स रखे हुए होते। मैं कहती थी बस अब हो गया। मैंने अपना अलग वो ड्रम लगवाया जिसमें एक बाथरूम और एक किचन में पानी आता था। फिर मैं परवाह नहीं करती थी, अब आए ना आए, फिर मैं अपना भरवा लेती थी। मैं कहा कम से कम काम तो हो। एज सच वैसे कोई इशू नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन फिर वो तो अब आपको भी जानते हैं। लेकिन 12 साल भी बताते हैं कि हाँ 12 साल आपने भी बड़ा मुझे काम करवाना होता था ना, मैं उनको इन्फॉर्म करती थी, काम कराती थी और उनके पैसे डिडक्ट करके उनको रेंट देती थी। फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी रखी। तो आपका ये नहीं था कि आपका महीने का था? महीने का था, हाँ, एवरी मंथ। अच्छा, ये मैं लोगों को एक टिप भी देना चाहूंगी कि जी आप जो अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पूरे साल का किराया दे देते हैं, चेक्स दे देते हैं, ठीक है। वो तो चले कि वो तो पोस्ट डेटेड चेक्स तो चले समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग कैश में जो वो लेते हैं ना, तो ये मत करें। कुछ लोग कैश में और कुछ लोग पूरे कि हमें तो पूरा एडवांस में पैसे चाहिए। वो मालिक मकान को थोड़ी सी खुशी भी होती होगी, वो लमसम अमाउंट कैश की देखते होंगे, अच्छा दे दे। अच्छा, उस पे अब जो जिस बेचारे को किराए पे आना है, अब उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे, ये तो वो भी अब उसको घर ऑलरेडी तरह से ट्रैक करना भी होता है कि अच्छा पूरे साल का दे दिया, अब तो ये यहीं पर ये भी यही रहेंगे, फिर अगले वाले को भी सुकून हो जाता है कि चले निकालेंगे नहीं। अच्छा, हमारे साथ आमिर भाई मौजूद है जी, बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बढ़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आमिर साहब क्या बताना चाहेंगे, क्या चीज शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, मेरा किराएदार के हवाले से एक इशू है थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर बहावलपुर में ये मसला बहुत कॉमन है। अच्छा, जैसे ही कोई किराएदार आता है, खास तौर पे गर्मियों में, वो 1 महीना खूब एसी चलाता है और एंड ऑफ द मंथ 60-70 हजार बिल छोड़ के और वो भाग जाता है। तो इस मसले को कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है? ये प्रैक्टिस है बहावलपुर में, यहाँ भी होता है ऐसा, फ्लैट के साथ ऐसे।
अच्छा, ये इसमें क्या होता है मुझे बताएं कि आपने क्या पहले उससे पहले सिक्योरिटी नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे तो 2 महीने का या कभी कभी 3 महीने का, 1 महीने का एडवांस लेते हैं, तो बहावलपुर में क्या कोई एडवांस नहीं लेते? नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी मतलब जो बड़े मकान होते हैं जिसका ज्यादा रेंट होता है उसका तो लेते हैं, लेकिन 15,000 20,000 वाले मकान पे सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ, ये तो अब ये इतनी भी सादगी अच्छी नहीं है कि मकसद है कि आप कम से कम 3 महीने का डिपॉजिट तो आपको लेना चाहिए ना, 3 महीने का, ताकि इतना तो। अब लेकिन आप मुझे बताएं, जो बंदा 15,000 का अगर मकान किराए पे ले रहा है तो वो 3 महीने का बता, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं यहाँ पे 45,000 बन रहा है, वो सही बात कह रहे हैं? मतलब ऐसी जगहों पे क्या करें कि अगला बंदा आए जी मकान किराए पे ले, डैडी का फ्लैट था, वो किराएदार तकरीबन उन्होंने 1 साल का इसी तरह से पोस्ट डेटेड चेक्स दे दिए। 1 चेक उनका बाउंस हुआ, 2 चेक उनके बाउंस हुए, तीसरी बार पुलिस केस है तो? हाँ, पुलिस केस है। हमने उनको वार्निंग भी दी कि हम FIR कटवा देंगे अगर आपका ये पैसे नहीं हो। नहीं बस अभी करता हूँ। फिर थोड़ी सी अमाउंट दी, फिर उसमें एडजस्ट किया, मुसलसल इस तरीके से वो बाउंस। और फिर उन्होंने छोड़ के जाना था इस फ्लैट को। उन्होंने कहा ठीक है, आप बेशक इसको खाली करें क्योंकि अब हम दूसरा रखेंगे और ये पैसे वो करें। उन्होंने पैसे नहीं दिए। हमने फिर उनको वार्निंग दी कि हम FIR पे देंगे। मम्मी वाज लाइक के नहीं रहने दो बेचारे को, नहीं अभी बात करके देखो, उनको बोलो, फलां को बोलो। बिजली का बिल 1.5 लाख के करीब उन्होंने चढ़ाया हुआ था। पैसे उन्होंने किराए के नहीं दिए थे। फिर जिन्होंने गारंटी दी थी ना उनकी, वो स्टेट एजेंट के साथ बैठ के कि अच्छा जी इनको आप दे दें किराए पे और ये काम करते हैं, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, उनको हमने राब्ता किया कि भाई आप इनसे पैसे लें वरना हम जा रहे हैं पुलिस में। उनका नहीं अभी नहीं जाएं, वो दे देंगे, वो उन्होंने उधार लिया हुआ है तो वो लोन लिया हुआ है बैंक से। 10 बहाने चले, कुछ अमाउंट उन्होंने वापस की। बिजली का बिल अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो अब ये था कि अब वो पूरा हमें भरना पड़ेगा। बहुत सारे मसले होते हैं। I mean, अच्छे खासे लोग, ये भी नहीं कि जी आप मतलब किस पे भरोसा करें। अब वो यहाँ है भी नहीं, वो चले गए, वो बाहर चले गए और यही बोला वो किसके पीछे जाए हम बताएं। ये जी आपके साथ जो हुआ मैं क्या, ये तो क्या फ्रॉड वाला केस है भाई। ये तो मैं सोचती हूँ कि आगे ये जो चीजें होती है ना आपकी, देखें कोई भी बुरी नियत और बुरे किरदार वाला इंसान किसी भी एंड पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे दुखड़े जो है वो किराएदार के हैं और मालिक मकान के। लेकिन यहाँ पे स्टेट एजेंट जाके कैसे पकड़ेगा उसको? इसमें मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ नहीं, देखिए इसमें वैसे आपके साथ भी आई एम श्योर कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो किराएदार है वही फ्रॉड है निकला। रिसेंट रमजानों में हमारे पास ब्लॉक जे के अंदर एक इशू आया था, शकील भाई भी नॉर्थ में रहते हैं। ये खातून है, विडो हैं, उन्होंने वो एक फैमिली को घर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे घर में शादी है और सिर्फ 1 महीने का डिपॉजिट लेके, और 1 महीने 1.5 लाख रुपए उसका रेंट था, 1.5 लाख डिपॉजिट लेके उनको दे दिया। बताया कि जी सिर्फ 3 या 4 लोग हैं, पता चला 8 या 9 लोग थे। फिर वो उन्होंने छत के ऊपर जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के पैड्स भी ला के रख दिए। उनके साथ इतना प्रॉब्लम हुआ कि रमज़ानों में उन्होंने बाकायदा थाने तक बात चली गई, वहाँ बैठ के सेटलमेंट करा के फिर ईद से 3 दिन पहले उनसे जो है ना, फिर हमारी जो एक एसोसिएशन है नॉर्दर्न हैदराबाद की, हमने वहाँ प्लेटफॉर्म पे उस मसले को हल करा के ईद से 3 दिन पहले उनको वहाँ से वैकेंट करवाया। फिर भी 40-50 हज़ार रुपये का बिल जो है वो लैंडलॉर्ड ने अपने सर पे लिया कि भाई ये जा रहे हैं, मुझे इनसे जो है ना जान छुड़ानी है, क्योंकि इनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। वो विडो खातून थे, पैसे भी तो एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बावजूद रह गया था ना। जैसे ही बिजली का बिल 1 महीने का था, अब आजकल अगर आप 3 AC चलाते हैं तो 2 लाख 2.25 लाख रुपए का तो बिल आ जाता है। तो देखिए हर जगह जो है ना, बिल्कुल हम तो बात नहीं कर रहे। तो ये बेचारे जिनकी कॉल आई थी वो भी तो लैंडलॉर्ड थे, इनका मसला था। किराएदार किराया क्या था? 15,000। तो खैर उनसे एक ऐसा इशू है कि अब उनको एक लेसन मिल गया। नेक्स्ट टाइम जो है वो तरह से आप अगर ऐसा है तो आपसे कि सॉरी जी मैं इजाजत नहीं आपको देता कि आप यहाँ पे AC लगाना। ये आपको चूंकि भावलपुर में पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ तो वहाँ पाकिस्तान में जरूरी नहीं कि किराएदार ही मासूम हो, ऐसे नहीं है। मालिक मकान के साथ भी ज्यादा अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अफसर इंसाफ साहब जी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या शेयर करना चाहेंगे? बस यही कि जिस तरह हमारे माशरे में होता आया है, 36 साल से मैं किराए पे दिया हुआ हूँ। बस एक मर्तबा हमारे यहाँ ऐसे किराएदार आ गए कि एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे, तो हमने कहा वेलकम, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब चीज दिया अल्लाह का है। तो वो उन्होंने अपने कुछ दिन के बाद एक अपने भाई और उनकी बीवी को भी यहाँ बुला लिया। हमने कहा कि मुझसे रिक्वेस्ट की कि गरीब हैं और तो किराया नहीं दे पा रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो 4 हो गए। कुछ अरसे के बाद उनके हैदराबाद से एक और भाई तशरीफ ले आए। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा चले जाइए 1-2 रोज 4 रोज में। तो जनाबे अली वो
कुछ दिनों के बाद उनके एक दोस्त और उनकी वाइफ भी आ गई। इतना बड़ा घर था। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा, ये मेरा 4था फ्लोर था और उस पर 2 ही कमरे बने हुए थे। और ये कितने लोग इकट्ठे हो गए थे अफसर साहब? 6-8 हो गए, तकरीबन 7 लोग तो आ चुके थे। उसके बाद उनके कोई दोस्त आए और वो अपनी पत्नी लवर के साथ आए और जो प्रेग्नेंट थी उनको भी उन्होंने वहां रख लिया। तो मैं बड़ा हैरत में हुआ कि इन 2 कमरों में 7 डिफरेंट लोग कैसे रहते होंगे। बहरहाल वो मुख्तसर ये के कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही स्मार्ट जवान लड़का आ गया। आपने से पूछा नहीं कि भाई इतने लोग आए? मैंने उनको ये बोला कि आप बेटी वाले हो, इतने लोगों को इतने दिन तक थोड़ी रखा है, तो महीनों। तो मुख्तसर ये हुआ कि मेरी वाइफ को थोड़ा सा इग्नोर बुरा लगा और उन्होंने उनको कहा भाई ये क्या मजाक है। तो बाद में ये बात खुली, वो चले गए। तो वो तमाम लोगों से पैसे किराए के कलेक्ट करके हमें दिया करते थे और खुशी तंगी से रहते थे और मेहमान भी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए हर किस्म के लोग हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं अफसर साहब कि ये कितने अर्से पहले की बात है? ये अब से 4-6 माह पहले की बात है। 4-6 माह पहले की बिल्कुल, यानी कि अभी करंट सिनेरियो की तो बात है। चले, और कितना अर्सा रहा है आपके पास? हाँ, ये लोग पहले शुरू में तो ये मेरे पास रहे तकरीबन 12 साल। पहले मैं दूसरे मकान में था, फिर मैंने दूसरा मकान बड़ा लिया, तो उस पर भी मैं उनको साथ ही ले आया ऊपर रखने के लिए। अच्छा, आपको भी उनसे प्यार था वैसे? हाँ, क्योंकि हमारे शौक वगैरह ऐसे थे, कभी कैरम बोर्ड खेल लिया, कभी तो उनके जो थे वो हालात जरा खराब होते गए और वो ये वाला काम करते चले गए। और इसके अलावा तो बहुत और भी मेरे दूसरे किराएदार थे जो बहुत अच्छे थे। अच्छे तो ये भी थे, मगर ये नागवार गुजरी, और वरना हमारा कभी किसी से वो नहीं हुआ। आपको पता है अफसर साहब, आप खुद बड़े अच्छे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं अच्छे तो ये भी थे, बस मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे हल्का फुल्का। उन्होंने बस अपने फ्रॉड नहीं कर रहे थे, मतलब अपने साथ भी और मेरे साथ भी। अच्छा, कितने अच्छे, अभी भी कह रहे फ्रॉड नहीं कर रहे थे, ज्यादती कर रहे थे मेरे साथ। क्योंकि देखिए, एक थी तो आपकी अमानत ना, वो जो जिस जगह पे वो रह रहे थे, आप जितने भी किराएदार हैं वो कहीं रहते हैं, उनको पता है कि जी ये मतलब अगले लैंडलॉर्ड ने भी उसको बड़ी बड़ी मेहनत के पैसे से बनाया है, तो आप इसको अगले की अमानत समझ के, ठीक है वो आपका जरूर है, पर आप ये भी समझे यार किसी की बड़ी अमानत है जो मेरे पास है, मैं इसको अपना घर समझ के इस्तेमाल करूं। उन्होंने कुछ ज्यादा अपना घर समझ लिया, उन्होंने इसको गेस्ट हाउस समझ लिया। मसला ये अपना हाउस नहीं, गेस्ट हाउस। माशी हालात सही नहीं थे, उसका उन्होंने हल निकाला। तो वो अगले को कॉन्फिडेंस में तो लेते साथ वो कैरम खेलते रहे ना, उनका ताल्लुक बहुत अच्छा था। बड़े क्यूट अंकल थे। अच्छा, मिसेस खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। खान, आप टेनेंट हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं, ये बताएं। जी हाँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ। अच्छा, लैंडलॉर्ड। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे साथ भी 94 से काफ़ी किराएदार आए, काफ़ी ये सब चीज़ें जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, यही सब कुछ मेरे साथ नशे व फराज आए हैं। अच्छा। एक किराएदार तो ऐसे आए थे कि वो माशाल्लाह उनके 4 बेटे थे, तो इतने वो हावी हो गए थे, 5 साल तक उन्होंने रहे और 2 साल मुझे किराया नहीं दिया। बड़ी मुश्किलों से मैंने उनको निकाला है, और निकालने के बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे एडवांस देंगे तो हम कहीं जाएंगे ना, आप हमें निकालने की बात करती हैं, हम कहाँ से दें, मेरे पास तो खर्चा ही नहीं है, मेरे तो बच्चे ही नहीं कमा रहे। हमने कहा चलो जान तो हमारी छूटी, हमने इनको एडवांस वापस कर दिया। आपने उनको एडवांस, आपने 96 की बात बता रही हूँ, आप 96 की बात बता रही हैं, और आप मुझे बताएं कि आपने एडवांस उनको जो अगले घर में जाना था उसके लिए दिया? जी, मैंने कहा आपने भरा एडवांस उनका? मैंने उनको दे दिया, मैंने अपने पेपर डिपॉजिट रखवाया ताकि आप लोग जाएंगे उससे ना इस तरह। अब इनके हालात नहीं है, मैं क्या करूं? जी, मैं क्या करूं भाई, जान तो छुड़ानी है। अब ये इस तरह बता रहे हैं, मैं इनको दे देती हूँ। सबने कहा दे दो, शायद ये चले जाएंगे। चलो ठीक है, मैंने कहा मैं इनके पास 6 महीने का एडवांस है, नहीं दे पा रहे होंगे, चलो सही है, हमने दे दिया। देने के बाद ये हुआ कि वो हमारा किराया भी 6 महीने का उन्होंने हमारा लेके चले गए। 6 महीने का आपका किराया, 6 महीने का जी। कहीं हालात नहीं है, हम आपको किराया तो दे नहीं पा रहे, तो आप एडवांस हमें देंगे तो हम कहीं और लेंगे, आप हमसे कहने निकल जाओ निकल जाओ। हमने उनको एडवांस दे दिया। तो ऐसे ऐसे भी आए हैं हमारे पास किराएदार, और बाज़ दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि एक किराएदार आए, उन्होंने कहा आप ये काम करवा दें, वो काम करवा दें। हमने कहा इतना काम अभी तो मैंने करवा के आपको दिया है। नहीं जी, ये तो दरवाज़ा बिल्कुल निकल रहा है और चोरी डकैतियाँ हो रही हैं, आप हमें ना ग्रिल लगवा दें। मैंने अच्छा, मैं ग्रिल कैसे, अब टाइम नहीं है इतना कि मैं जॉब कर रही हूँ, आपके पास भी आप लगवा लें, जो बजट है मुझे बता दीजिएगा।
उन्होंने इतनी कॉस्ट का मुझे गेट लगवा के नहीं का कहा कि वो आधा रेंट मेरा उनके पास चला गया। अब हम क्या कहें, क्योंकि हमने इजाज़त दी थी, खामोश हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ऐसे ऐसे किराएदार है, और अब जो किराएदार हमारे पास ऐसे हैं कि तकरीबन 4 साल हो गए हैं उनको दिए हुए, हमने उनका किराया नहीं बढ़ाया। ये लेकिन ऐसे भी होते हैं। अच्छा, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप समझते हैं कि चलिए किराया तो दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो किराएदार हमें अच्छे मिलते हैं हम उनसे कोऑपरेट करते हैं, जो हमें तंग करेंगे तो हम उनके साथ वो भी देखिए, सारे माली मकान ऐसे नहीं होते और ना ही सारे किराएदार ऐसे होते। जब कोई किसी को तंग करता है, चाहे किराएदार तंग करे या माली मकान तंग करे, करना तो पड़ता है ना। सेफ्टी अपनी। और कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं कि आप कहते हैं हमारे साथ ही रहेंगे। कभी कभी आपके किराएदार कहते हैं ना दुख सुख के साथ ही बन जाते हैं, आपको पता है इनकी वजह से हमारे घर की भी हिफाजत हो रही है, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं, तो वो होते हैं अच्छे किराएदार। अच्छे किराएदार भी वाकई नेमत होते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से भाई? सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कराची से बात करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं। तो आज आपका टॉपिक देखा तो मुझे अपना बड़ा पुराना दुख याद आ गया। आज से 7 साल पहले जी शेयर कीजिए। हम लोग बाहर रहते थे, तो हमने यहाँ पे एक फ्लैट ले लिया, बाई किया था। तो उसमें हमने एक फैमिली को रेंट पे दे दिया। मेरे इन-लॉज यहाँ रहते थे, तो वो करीब में थे, तो वो जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ सब उनके साथ हुआ। वो किराएदार इतने अच्छे थे, पूरी फैमिली, नानी दादी बच्चे सब उनके साथ, तो बड़ी फैमिली वाले लोग थे और इतने अच्छे थे कि हर साल खुद ही किराया बढ़ा देते थे 11 महीने बाद ना। अच्छा। आके कहते थे कि आपने नहीं बढ़ाया, हम बढ़ा रहे हैं। तो बड़े अच्छे स्मूथली सब चल रहा था। फिर अचानक 6-7 साल बाद हमें पता चला कि वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ लोग सही नहीं है। जाके देखा तो कोई 2 नंबर लोग थे, उनके कुछ गलत काम होते थे। फिर किसी ने बताया कि यहाँ रेंट पड़ी है। अब फिर वो जो मेरे इन-लॉज थे उन्होंने कहा भाई आके चेक कर लो, क्योंकि ना कभी कल को तुम लोग हमें बोलो कि कोई बात है तो हम तो जाके बार बार देख नहीं सकते। तो जब हमने उनको ये कहा कि भाई आप घर खाली कर दे, तो उन्होंने हमारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट किए कि वो घर हमें उन्हें ही सेल करना पड़ेगा। नुकसान कर दिया। वो फिर बाद में पता चला कि वो तो पूरी बिल्डिंग में ही ऐसे लोग थे और सबको पता था, और उन्होंने सारे अपने मामे चाचे सब पूरी उसी बिल्डिंग में, वो सब इसी तरह का कारोबार होता था। कब्जा कर दिया हुआ था। हाँ, और हमारा जो घर था, सोचे कि 7-8 लाख बस हमें उसके मिले, और वो फ्लैट उन्होंने जो हमें कहा कि इतने में हम दे देंगे, उसके बाद भी उन्होंने घर के ताले वाले तोड़ लिए, खुद ही जाके बैठ गए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थी, ये बताइए प्रॉपर्टी थी कितने की? प्रॉपर्टी तो जब हमने बुक कराई थी तो हमें उस वक्त तो आपको पता है 8-10 साल पहले तो अच्छा खासा अमाउंट था, लेकिन हमें जो मिला वो तकरीबन 8 लाख भी नहीं मिले तकरीबन। वो जो उनके नाम करवाया, ये करवाया तो बस, लेकिन हमने उस वक्त भी समझा, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी काफी, वो वाला काम हुआ। क्योंकि ना हम इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे, कोर्ट कचहरी के लोग डरते भी हैं। तो हम ये भी नहीं देंगे। हाय, मुझे बताएं कि क्या ऐसा, क्योंकि वाकई मैंने अक्सर लोगों को देखा है भी है। आप देखें कि असल में देखें पहले तो वो ना एतमाद बहाल हुआ, जैसे अमूमन रिश्ते भी होते हैं ना, ये बेसिकली रिश्ते वाला कहानी होती है। वही मैंने शो के आगाज में यही कहा है। जी। अब वो उन्होंने एतमाद इतना अच्छा बहाल किया जो कि ये जा नहीं रहे, देख नहीं रहे। और हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी पे नजर रखनी चाहिए, क्या एक्टिविटीज हो रही है इस पे नजर रखनी चाहिए। जैसे कि अभी पुलिस की बात हुई थी, वो सवाल अभी तक नहीं आया, क्योंकि हम पुलिस वेरिफिकेशंस भी करवाते हैं ना, जो आजकल आएंगे भी। हाँ जी। तो मेरा मकसद कहने का, लेकिन लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, प्लस उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ दफा आपको पता ही नहीं होता, बीच में से दीवार तोड़ के उसको रूम को बड़ा कर दिया जाता है। लैंडलॉर्ड को तब पता चलता है जब वो नया एग्रीमेंट करने आता है, तो पता चलता है घर ही चेंज हो गया। तो ये सारी वो भी अगर वो घर के अंदर जाके देखे, मैंने बहुत सारी जगहों पे तो मुझे बाहर से टरखा दिया जाता है। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल जो कि मैं पूछने जा रही हूँ, और बहुत सारे लोगों का इसका पता है भी नहीं है कि भाई अच्छा, घर किराए पे देते हुए या फिर अपनी दुकान किराए पे देते हुए क्या इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि जी पुलिस से वेरिफिकेशन के बगैर किसी को भी घर देना कितना बड़ा जुर्म है? इज इट अ क्राइम? बिल्कुल, पुलिस वेरिफिकेशन अब बहुत ज़रूरी हो गई है। ये रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। कोई इन फ्यूचर अल्लाह ना करे कोई सीन होता है किसी के भी साथ, टेनेंट के साथ या जो है ऑनर के साथ,
तो कम से कम वो रिकॉर्ड पे चीज़ होती है। और इससे पहले वेरिफिकेशन जो होती है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी पुलिस के पास आ जाता है बायोमेट्रिक के साथ के, फिर वो टेनेंट जो है अवेयर हो जाता है कि भाई ऐसी चीज़ है, तो वो एग्रीमेंट करे ना करे उसकी अपनी जो है बिल होती है। और यहाँ पर और आपको पता हमारे यहाँ तो वैसे भी पुलिस के नाम से लोग डर जाते कि अच्छा हम पुलिस थाने जाके अपनी वेरिफिकेशन कराएं, लेकिन अब सब जाते हैं जाते हैं आराम से। हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गया ये लॉ। हालांकि अगर वेरिफिकेशन ना भी हो ना, तब भी अगर टेनेंट कोर्ट को अप्रोच करना चाहे तो वो कर सकता है। इस बात को बीच में नहीं लाएगी कोर्ट कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई थी, हालांकि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। वैसे इसमें ये चीज़ भी जो है लैंडलॉर्ड हैं जो माली मकान है उनको सिक्योरिटी हासिल हो जाती होगी कि भाई कि हाँ ठीक है एक प्रॉपर वे के थ्रू हम जा रहे हैं, तो फिर कल कला हमारा जो ये टेनेंट है जो हमारा किराएदार है ये कब्जा भी नहीं करेगा और हमें तंग भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिर कोई मसला नहीं होगा। हो तो सकता है, करने वाले भी हो सकता है, लेकिन आप करने वाले पुलिस वेरिफिकेशन जेल से छोड़ के लोग दोबारा भी तो क्राइम कर रहे हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बेसिकली, उसका किराए से उससे ताल्लुक नहीं है। बेसिकली देखें ये चूंकि जब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो लोग यहाँ किराए पे मकान लेते थे। आपको याद होगा कि जेल के नीचे वो एक सुरंग वाला वाकया हुआ, वो भी रेंट पे लिया गया था घर, जिससे वो पूरी नीचे से खुदाई करके जेल तक पहुंच रहे थे। तो इन सारी चीजों को देख के सेंट्रल जेल का वाकया है। और उसके बाद डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टैंड है गवर्नमेंट का, लेकिन मैं इसमें बताऊं इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं। क्वेश्चन मार्क ये है कि किराएदार को भी नहीं पता होता कि मेरी वेरिफिकेशन हो गई है, मालिक मकान को पता चलता है वेरिफिकेशन हो गई है, किसने करवा दी जी? वो जो किराए स्टेट एजेंट होता है वो दिलवा रहा होता है दोनों को ना। किराएदार को कहता है कि ये फ्लैट है तुम्हें पसंद आ गया, दोनों को वहाँ मौजूद होना चाहिए। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा। बेसिकली अब जो पिछले 2-3 सालों के अंदर चीजें जो मॉनिटर हुई हैं, ये प्रैक्टिस है कि बायोमेट्रिक फिजिकली होगी और आपकी प्रेजेंस कंपलसरी है। अगर देखें कोई अपनी कैपेसिटी में कोई मिनिमम नंबर्स में अगर कोई ये काम कर रहा है तो वो जानबूझ के अगर वो ऐसी कोई नेग्लिजेंसी कर रहा है तो कल उसको भुगतना भी पड़ेगा। मैं आपको लिटरली बताऊँ, हमारे पास ये मैटर्स आते हैं, खुदा न खासा अगर कोई किराएदार किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आगे चल के मुलव्वस पाया जाता है तो पुलिस कॉल करती है, या उस घर में कोई वारदात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है मालिक मकान किराएदार के आपस में, कोई ऐसा इशू हो जाता है कि बात थाने तक चली जाती है, तो उसको स्टेट एजेंट को बुलाया जाता है, जनाब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने चलाया। तो उससे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आपने इसकी पुलिस वेरिफिकेशन और नादरा का आपने सर्टिफिकेट लिया था इसका। अगर स्टेट एजेंट के पास वो चीज़ मौजूद होती है तो वो पहले तौर पे तो जिम्मेदारी से बरी जमा हो जाता है, फिर उसके बाद बात की जाती है। अगर वो भी नहीं होता तो वो तो समझेंगे सबसे पहले तो उसके ऊपर जो है ना नजरा गिरना है पुलिस का, और उसके ऊपर जो है ना कोई ऑफेंस आना है उसके ऊपर। बिल्कुल सही है, इसमें होता भी यही, होना भी यही चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितने भी लैंडलॉर्ड हैं, देखे इशू सबसे ज्यादा फेस वही करता है। किराएदार अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तब भी उसी के लिए। अगर बाज़ दफा हम कहते हैं ना कि जी किराएदार के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन यहाँ जब बहुत सारी चीजें देखने के बाद ऐसा भी लगता है कि मालिक मकान के साथ भी बहुत सारी ज्यादती होती है। तो उसको खवातीन अगर कोई प्रॉपर्टी अगर ओन अच्छा तमाम लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट एजेंट के थ्रू ही जगह किराए पे दे रहे होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से भी हो जाता है। हाँ, खुद ब खुद के जी किसी के रेफरेंस से आ गए कि मेरे कजन ने भेज दिया, मेरे दोस्त ने भेज दिया। तो मेरा ख्याल है वहां पर भी इस चीज का ख्याल रखा जाए कि कल को ये कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो डेफिनेटली इसमें मालिक मकान को नुकसान, उसका फायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता आपके पास, अब देखो बायोमेट्रिक की जिक्र कर रहे हैं, मैडम भी बता रही हैं, तो बायोमेट्रिक हो गया, इसके बाद एक तो पता चल गया कि उसका कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है कोई क्रिमिनल का। अगर उसने क्राइम में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो आप उसको किराए पे नहीं देंगे, ठीक है ना। अब अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका कसूर है, ठीक हो गया। अब अगर हाँ, फिर अगर स्टेट एजेंट, अगर बाज़ दफा देखिए आज इस प्रोग्राम से लोगों को इस चीज के भी पता चलना चाहिए कि आप अगर कोई इस तरह का मकान खुद भी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्टेट एजेंट नहीं है इन्वॉल्व, तब भी आप ये सारी इंक्वायरी अपने तौर पे लाजमी करें और आपको एक अच्छा किराएदार मिल जाएगा। एक कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो किसी क्राइम में नहीं है। यहाँ पे ना मुझे लगता है लैंडलॉर्ड के पास ना फिर एक ऑप्शन मौजूद होती है। कुछ बहुत सारे जो लोग हैं, आप भी वैसे बताएं कि कौन से, हमें जब बार शो के आगाज में बात करी थी, कौन से ऐसे स्पेसिफिकली लोग हैं जिनसे लोग डरते हैं, कहते हैं हमने इनको नहीं देना, और रीजन वो क्या बताते हैं कि हमने क्यों नहीं देना इनको किराए पे? जनरली जो है ना, आपने जिन लोगों का नाम लिया है मोस्टली वही लोग हैं, मैं लेना नहीं चाहता। और आपने जो प्रोग्राम में रिपीट किया है ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, उसकी वजह है शकील भाई ने भी एक बात की कि बहुत ज्यादा जो लोग इल्म रखते हैं ना, जिन लोगों ने ब्रेक के बाद अभी ज्वाइन किया तो हम ये बात कर रहे थे कि वकील हो, पुलिस हो, मीडिया पर्सन हो, बैंकर हो,
इन 4 लोगों को लोग जो है ना, मेरे ख्याल बैंकर के साथ कोई इशू, बैंकर को तो लोग लाइक करते हैं, उनको तो लोग देते हैं, शौक से देते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी 30 को आ जाती है और पहली तारीख को लैंडलॉर्ड को किराया मिल जाता है। वो एक बहुत जो है ना गुड पे मास्टर होता है। बाकी ऊपर वाले 3 नाम जो है वो आप बिल्कुल सही कह रही। तो मैं रीजन क्या देते हैं लोग, क्यों देखिए रीजन क्या होता है, बेसिकली जो लोग ज्यादा अवेयर होते हैं वो आपके साथ अपने राइट्स के लिए आर्गुमेंट्स करते हैं और आपको हर चीज के ऊपर काउंटर करते हैं। आपने अगर कोई उनसे ऐसी कोई नाजायज बात की तो वो आपको एज पर लॉ आपको रिप्लाई करेगा और फिर उनके कनेक्शंस भी फिर आपको उसकी दलील से कायल होना पड़ेगा। ठीक है, वो कोई खुदा ना खासा उनके कैरेक्टर के अंदर कोई इशू नहीं होता, बेहतरीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा अपना सर्व कर रहे हैं, उनकी एक अपनी सर्विसेज है। लैंडलॉर्ड शरीफ होता है, किराएदार लैंडलॉर्ड जो है वो लैंडलॉर्ड जो है ना उसके जहन में ये होता है, हम लोग अवेयर होते हैं, किराएदार हमें रखते हुए सोच रहा होता है कि ये तो ऑलरेडी वकील है, तो पहुंच जाएगा कोर्ट से, फीस भी नहीं देनी और ये तो जाता ही है। किसी बात के इख्तलाफ के ऊपर बात जो है ना उस इख्तलाफ को समेटने के लिए मुश्किल हो जाती है इन लोगों के साथ। सही। अच्छा, शहनाज हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज जी, मदिया बेटा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं? जी, मैं ये प्रोग्राम देख रही थी, आपको बड़े शौक से देखती हूँ प्रोग्राम में, कराची से बात कर रही हूँ। जी जी, कोरंगी से। तो मैंने कहा मैं भी मदिया को बताऊं कि मेरा जरिया भी खाली ये मकान का ही है। 25 साल से मैं बेवा हूँ, बच्चे छोटे थे, 20 साल हुए थे शादी को, तो शौहर का इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट के हादसे में। तो ये है, मैंने इसी तरह ऐसा ऐसा करके कमरा दिया है किराए पे, 600 रुपए 500 आता था, फिर मैंने उसी के जरिए से किस्तों पे ब्लॉक लेके फिर ऊपर का बनाया, बना के मैंने अपना ये ऐसे शुरू कर दिया अपने, मेरा थोड़ा थोड़ा से गुजारा होता रहा। अब ऐसे लोग आते थे जो किराया भी ले जाते थे और या फिर टोटियां खुली छोड़ दी। अभी रमजानों की ही बात है, वो इतनी अच्छी 5 वक्त नमाज रोजा रख रही है, तो पानी बोरिंग में कम हो गया और नलका खुला रखती थी और दूसरे लोग इतने परेशान वजू से रोजे उनके, आप ये देखें। और वो ऊपर से अच्छे आप हमें पानी नहीं हमारे पास, और वो पानी भी नहीं भरती थी, कभी कभी लेती थी पानी। भाई तुम कैसे गुजारा कर रही हो, हमारे पानी नहीं आता। 2-3 फैमिलियां इतनी परेशान कि पानी नहीं है। अब उनको मैंने डायरेक्टली पाइप नीचे से लगा के दे दिया, क्योंकि कराची में आजकल पानी बहुत कम हो रहा है। जी जी, दुनिया जहान में पानी कम हो रहा है और पानी को जाया करना तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह है। आप ये देखें कि वो एक दिन तो वो औरत पकड़ी गई, मैंने कहा भाई ये पानी जाया जा रहा है। हाँ। तो क्या कहती है आगे से? जी, तो कहने लगी ओहो सॉरी माफी मांगती हूँ, मैं रात के 2:30 बजे से उठ के थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ाती थी, मगर वो औरत उस वक्त माजरत कर ली, उसके बाद तो वही उसकी पानी हल्का हल्का खुला छोड़ देना, उस नल की मेरे पास आवाज नहीं आती थी। तो अब उसके जाने के बाद सारे किराएदार को सबके घर में पानी आ रहा है, ये क्या हुआ भाई है? कहने लगे देखो ये औरत पानी फेंकती थी। अब देखिए वैसे तो वो दीन की इतनी वो पाबंद हो क्या, इसका जवाब नहीं देगी अल्लाह के यहाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इतना परेशान थी। अब दूसरे किराएदार जो छोटे कमरे में रहते थे उनके साथ मैंने इतना अच्छा ताउन करा, उनका बच्चा बीमार था, ये इधर इंडस में उनका इलाज चल रहा था, बच्चा लिया हुआ था उन्होंने गोद, तो मैंने उनके साथ इतना ताउन करा, कोई बात नहीं आपका बच्चा ठीक हो जाए। तो उन लोगों ने क्या करा, एक फैमिली 7,000 गैस का बिल 1 महीने का गैस। अब देखें, अच्छा पानी जो है उन्होंने ऐसा करा कि बोरिंग का पानी खत्म कर गए, इतना पानी इस्तेमाल करा हुआ। अच्छा, तो लोग ना चूल्हा बंद ही नहीं करते, हल्की आंच पे चलता भी रहता है, ये लोग भी करते हैं। और पानी का ये कि वो लोग गैस का बिल भी ले गए, बिजली का भी ले गए, आप यकीन करें, और किराया भी ले गए, और यहीं रह रहे हैं। इतने सारे आदमी वो लोग आ गए बगैर बताए, गुंडागर्दी, वो कमरा लेने के ये बेवा औरत है और अब है ये हमारा क्या कर सकती है। आप यकीन करें, मैंने सबर शुक्र करके अल्लाह के यहाँ दुआ मांगी कि मुझे तो अल्लाह देगा। ये लोगों के पैसे कहाँ जा रहे हैं जो एक बच्चा गोद लिया हुआ है, इतने ये लोग परेशान है, फिर भी अल्लाह हदायत दे रहा है इनको, मगर ये लोग ले नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रही है। और हम अभी आप ब्रेक पर जाने से पहले भी हम एग्जैक्टली बात करते हैं कि वो जो ख़वातीन होती हैं, जो स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि आप बेवा हैं और आपको यही है जो आपकी आमदनी है, ज़रिया आमदनी वो यही है कि आपको आपका रेंट आता है। और हमने ऐसे ही देखा है, बहुत से लोगों की कोशिश भी होती है कि मैं एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपने बच्चों को या अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए छोड़ जाए, खुदा ना खासा इन केस इफ़ समथिंग हैपन्स तो उनको उसका कहीं ना कहीं से फ़ायदा होता जाए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं
तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि जी जो स्टेट एजेंट है ना उनका बड़ा आ जाता है कि वो एटलीस्ट सिक्योरिटी जरूर दें। एक हमारे साथ जनाब यहाँ पर एक और केस भी मौजूद है, इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम, आप टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड हैं और आपकी प्रॉब्लम के वालेकुम अस्सलाम। मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, हाँ ठीक है, मैं जो रेंटर हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे 8 साल हो गए किराए पे रहते हुए। अच्छा, किराए पे रहने के लिए आपको पता है कि कराची में तो आपको पता है कि मिडिल क्लास के लिए ये होता है कि सबसे पहले आप स्टेट वालों के पास चली जाएं। स्टेट वालों के पास चले गए, भाई हमें घर दिखा दें, उन्होंने हमें घर दिखा दिया, हमने विजिट कर लिया, हमें समझ आ गया, हमने ओके कर दिया, भाई इसमें ये काम है, आप ये करवा देंगे, लैंडलॉर्ड से हमारी मीटिंग करवा दें, मीटिंग भी डिसाइड हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा, पहले यहाँ पे ये होता है कि हम जब घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले स्टेट वाले हमें कहते हैं कि बाजी आपको एक कमीशन टोकन देना होगा, जो वो उनका कमीशन होता है वो हमसे ले लेते हैं। हमने उनको वो दे देते हैं, हमने दे दिया, घर भी देख लिया, सब कुछ ओके, काम वाम भी गिनवा दिया कि भाई ये करवा दीजिएगा, ये करवा दीजिएगा, उन्होंने कहा ओके हम करवा देंगे। इधर हमने अपने लैंडलॉर्ड को ऑब्वियस सी बात है हमें उनको आंसर देना था कि भाई हम फला तारीख को ये घर खाली कर देंगे, आपके हैंड ओवर कर देंगे। इधर हमारा जो हमारे नए लैंडलॉर्ड थे, हमें उनसे मीटिंग करनी थी। जो बीच में हमारे स्टेट वाले जो होते हैं उनसे हमारा डिसाइड था कि भाई परसों शाम में आप 6 बजे आ जाइएगा और हम आपकी मीटिंग करा के आपके हैंडओवर की कर देंगे। अच्छा, अब हम गए उनके पास मीटिंग के लिए, उन्होंने बोला कि क्या रेंट है, क्या है ये वो सब, डिपॉजिट रेंट वेंट सब कुछ डिसाइड हो गया। अच्छा, डिसाइड हो गया, हम आ गए खुशी खुशी, हमने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग भी हो गई। जब शाम के 6 बजे और हम मीटिंग के लिए स्टेट पर पहुंचे हैं तो पता चला है कि स्टेट वाले जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि बाजी वो तो हमने किसी और को दे दिया। ऐसा क्यों भाई, हमने पूछा। हाँ। जब हमसे बात हो गई है, बुलाया हमें, एक कमिटमेंट हो गया है, हमने आपको कमीशन टोकन दे दिया है, तो वो चीज तो हमारी हो गई है। और जब हम आपसे मीटिंग पूरी फाइनल करेंगे, फाइनलाइज पे हम आपको डिपॉजिट भी देंगे। टोकन कितना दिया था? 10,000 15,000 ऐसे ही लेते हैं क्योंकि 35,000 अगर रेंट है और 25,000 रेंट है तो कमीशन टोकन में 15 और 20 ही लेते हैं, इससे कम वो बात भी नहीं करते। अब उनको हमने दे दिया, उन्होंने बोला ठीक है। अब जब हम मीटिंग के लिए स्टेट पे पहुंचे तो कहने लगे क्या कहते हैं ये तो हमने जो है दे दिया, ऐसा कैसे, ऑब्वियस सी बात है, आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो कहने लगे कि हम तो अब आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा वाई, ऐसा क्यों है, हमें रीजन बताएं। भाई या तो आप हमें पहले मना कर देते कि आप बाजी अभी हम नहीं देंगे। रीजन क्या बताया उन्होंने? इन दी एंड उन्होंने हमें ये रीजन बताया कि जिनका घर है, जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने ही अपने किसी रिलेटिव को वो घर दे दिया। अच्छा, तो फिर लैंडलॉर्ड के वो उसमें नहीं था, इल्म में नहीं था कि उन्होंने टोकन के पैसे पकड़ लिए? नहीं, लैंडलॉर्ड को उन्होंने नहीं बताया था। जब बाद में हम तो वहां से आ गए, ऑब्वियस सी बात है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो रेंटल हैं। हम आ गए, जब हमने दूसरी स्टेट पे पूछा तो वो किसी और स्टेट पे भी वो घर दिया हुआ था उन्होंने, और पता चला कि इसी स्टेट वाले ने 35,000 का मुझे दे रहा था, बट उसे 40,000 कहीं से मिल रहे थे, तो उसने वो उसको घर दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे नहीं दिया। हाँ। और मेरा सामान पैक, मैं वहां से भी कमिटमेंट कर चुकी, ऐसा होता है, कमिटमेंट कर चुकी, और फिर कितनी परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा। स्टेट वाला तो बोल के अलग हो गया कि बाजी मैं नहीं दे सकता। हाँ, और उसके बाद से फिर आपको पैसे वापस किए? नहीं, वो कमीशन टोकन तो रिटर्न का कोई यहाँ पे है ही नहीं ना, तो उससे फिर आपको दिलवाया भी डबल वापस होना चाहिए। नहीं देते ना, तो ये कहता है बदतमीजी करने लगते हैं नहीं कहता कि आपको डबल वापस ही नहीं दे रहे, नहीं देते। नहीं, मैं आपको अब मुझे क्योंकि शो टाइम खत्म हो गया शो का, तो मुझे बताएं तो ऐसा। जी मुझे बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि कमीशन टोकन नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन दी जाती है। नहीं, कुछ भी नहीं होता। जब आप कोई चीज पसंद कर लेते हैं ना तो आप बयाना बोलते हैं ना, हाँ, उसको आप टोकन मनी कहते हैं। कमीशन टोकन कोई चीज नहीं होती। कमीशन हमारा रियल एस्टेट एजेंट जो प्रोफेशनल है, जो ऑफिस बेरियर है, वो जब आपका टेनेंसी एग्रीमेंट करा देगा, आपको हैंडओवर करा देगा, उसके बाद आप सब अपना कमीशन 1 महीने का, और उससे पहले अगर आपसे कोई मांग रहा है ले लेते हैं, ठीक है। और अगर ठीक है बहुत से लोग पहले भी ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि आप अपने सर्विस चार्जेस उस वक्त दें जब आपकी तमाम चीज़ें आपके हैंडओवर हो जाएं और आप उससे मुतमईन हो जाएं। उसके बाद फिर आप उसके सर्विस चार्जेस जो आपके साथ डिसाइडेड है आप उसको पे ऑफ करें। और जो हमारे लैंडलॉर्ड हज़रात हैं, अगर वो रियल एस्टेट एजेंट के साथ लॉन्ग लास्टिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना चाहते हैं तो उन पर भी ड्यू होता है कि 1 महीने का किराया एस्टेट एजेंट को दें, ताकि आपके साथ वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में साथ खड़ा। दोनों 1-1 महीने के किराए स्टेट एजेंट को जरूर दें। ये कहना है हमारे स्टेट एजेंट का स्टेट एजेंट का फायदा, स्टेट एजेंट जो है वो कहते हैं जी हमें हमारे कमीशन है। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे और आप तमाम लोगों को अपने घर की छत जरूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आखिरी में आपने